अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 14 के अंदर क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। करेंसी का मतलब इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड को, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं करेंसी लिखा हुआ है, करेंसी ऑफ लाइसेंस, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ये करेंसी का मतलब पीरियड है, पैसा नहीं है। लर्नर लाइसेंस जो है वो 6 महीने के दिया जाता है। ये अपन ने पहले अंडरलाइन कर रखा है ना पिछले चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 5 साल के लिए बनता है, हैजार्डियस है तो 3 साल के लिए बनता है। हैजार्डियस के लिए पहले क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए पहले क्या होना चाहिए? एलएमवी होना चाहिए। हैजार्डियस के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी जो आपके लाइसेंस है एलएमवी वगैरह के लिए, वो या तो 20 साल के लिए या 50 साल की उम्र तक के लिए पहली बार बनेगा, उसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यू होगा। इतना सबको बताया। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसके अंदर। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर जो लाइसेंस रिन्यू हुआ है वो मान लो कि 1 जून 1 जून को लाइसेंस खत्म हो गया, या फिर अपन पिछले महीने की बात कर लेते हैं ना। जैसे मान लो 1 जून है, 1 जून को लाइसेंस उसका एक्सपायर हो गया, लास्ट डेट थी, और उसने 26 तारीख को रिन्यू कराया है, तो उसका लाइसेंस कब से वैलिड होगा? कोई आइडिया है? क्या जी सर? अगर किसी का लाइसेंस 1 तारीख को खत्म हुआ है और उसने 26 तारीख को रिन्यू कराया है, तो उसका लाइसेंस कब से वैलिड होगा? वो जब से रिन्यू करवाया तब से होगा वो तो। अगर वो 1 महीने के अंदर कराता है तो हम्म। जब उसका एक्सपायर हुआ था ना 1 तारीख, तब से ही अच्छा, कंटिन्यू होगा। 1 महीने के अंदर कराता है तो। हाँ, अच्छा हाँ, इसके अंदर भी तो ग्रेस पीरियड रहता है ना, 20-22 दिन का। 1 महीने का रहता है, 1 महीने के अंदर कराता है तो जब से एक्सपायर हुआ तब से ही हो जाता है। अब इसमें कुछ केस है जहाँ पे लाइसेंस जो है 1 साल से पहले रिन्यू करा लिया जाता है। एक्सपायर नहीं हुआ है और 1 साल से पहले रिन्यू कराना है, तो जो रिन्यूअल की डेट है वहां से रहेगा। मान लो अगर उसका 2025 में खत्म हो रहा है और 2024 में उसने रिन्यू कराया है, उसके पास 1 साल पड़ा था, तो फिर उसका जो रिन्यूअल है वो 2024 से माना जाएगा, 25 से नहीं माना जाएगा। अगर उसकी एज 40 ईयर्स हो गई है तो लाइसेंस के साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे अंडरलाइन करते चलो, ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला 40 ईयर्स। और अगर ये वाला भी करो 1 साल के बाद में होता है तो
अगर एक्सपायरी तक या एक्सपायरी के 1 साल बाद तक कोई लाइसेंस की एप्लीकेशन लगाता है तो फीस लगती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, नॉर्मल वाली। अगर 1 साल के बाद में दी हुई है तो भी जो नॉर्मल फीस है बिना पेनल्टी के वो आरटीओ एक्सेप्ट कर सकता है, बशर्ते अप्लाई करने वाले के पास में प्रॉपर रीजन होना चाहिए। क्योंकि 1 साल बाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका इफेक्टिव नहीं रहता है। तो जो आरटीओ है वो रिन्यू करने से मना कर सकता है कि भाई तुम 1 साल से गाड़ी नहीं चला रहे हो, तुम वापिस से लर्निंग लाइसेंस लो और फ्रेश प्रोसेस करो, और जो भी उसका ड्राइविंग टेस्ट वगैरह है वो दो। अगर कोई एप्लीकेशन रिन्यूअल की रिजेक्ट हो जाती है तो फीस जो होती है वो रिफंड कर दी जाती है। इसमें नया सेक्शन ऐड किया गया है। नया सेक्शन क्या है? एक गुड समार्टियन, गुड समार्टियन को कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन उस पर नहीं लिया जाएगा। इसके लिए अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है या फिर इंजरी होती है, भले ही वो उस गुड समार्टियन की नेग्लिजेंसी से हुई हो। अब इसमें क्या है, गुड समार्टियन कौन है? गुड समार्टियन एक आदमी है जो गुड फेथ में, विदाउट किसी के प्रेशर या विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन या रिवार्ड के इमरजेंसी सर्विस देता है रोड एक्सीडेंट के सीन पे। जिनको चोटें लगी है उनको हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसको बोलते हैं गुड समार्टियन। ठीक है, ये याद तो रह जाएगा, ये बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो ऐसा करेगा उसके ऊपर में कोई भी क्रिमिनल या सिविल दावा डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स के द्वारा क्वेश्चन और एग्जामिनेशन के प्रोसेस बना सकती है गुड समार्टियन के, जिसके अंदर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और रिलेटेड मैटर उसको बताने पड़ेंगे। लेकिन नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोर्ट में जाते थे तो इन पे केस होता था और इनको अपनी नाम और सब कुछ बताना भी पड़ता था। अभी नए नियम में क्या है, आपको एक तो नाम नहीं बताना पड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पूछ सकती है बाद में, एक बार आपसे डॉक्टर नहीं मांगेगा। दूसरी बात, इन पे कोई केस में इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि भाई ये हॉस्पिटल लेके आया है बचाने के लिए तो इसी को ही पुलिस में पूछताछ के लिए डाल दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। चैप्टर 10 में क्या है, इस अमेंडमेंट एक्ट के, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस। इनमें क्या क्या है, 140 नंबर पॉइंट। ये जो 140 है
ये मोटर व्हीकल एक्ट का पॉइंट नंबर है। लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। 141 है प्रोविजन टू राइट provision as to other right to claim compensation for death या permanent disablement। 142 है permanent disablement। 143 है applicability of chapter 2 certain claims under act 8 of 1923। 144 है overriding effect। चैप्टर 10 के अंदर लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जहां पे लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट है, इंक्लूडिंग सेक्शन नंबर 5 को डिलीट कर दिया गया है अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। यही अपन अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई 2019 वाले एक्ट में चैप्टर 10 के अंदर कौन सा सेक्शन डिलीट किया गया? सेक्शन नंबर 5 प्लस सर्टेन केसेस। उसके बाद में सेक्शन 147 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू comply with the requirements of this chapter, a policy of insurance must be a policy which सेक्शन 147 बताता है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ताकि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम का पालन हो सके। तो कहने का अर्थ यह है, मोटर व्हीकल एक्ट में यह भी दिया हुआ है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो किस टाइप से बनेगी, क्या क्या उसकी नियम होने चाहिए। पहला नियम क्या है? ऑथराइज इंश्योरर जो है उससे इश्यू हुई होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है? जिनका भी इंश्योरेंस किया गया उनके नाम उसमें होने चाहिए। उसके अंदर क्या क्या है, नाम भी होने चाहिए और क्या क्या डिटेल डिस्क्लोजर होनी चाहिए। डेथ या बॉडीली इंजरी अगर उससे होती है, कोई भी लाइबिलिटी आती है तो उसका अमाउंट होना चाहिए लिखा हुआ कि कितने अमाउंट के लिए पॉलिसी है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है तो उसका अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर पैसेंजर है तो पैसेंजर का अगर कवरेज उसने लिया हुआ है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए क्या कह रहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी की डेथ, बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज है थर्ड पार्टी की, तो वो बेसिकली यही माना जाएगा कि पब्लिक प्लेस पे गाड़ी के यूज से ही वो डैमेज हुआ है। उसके बाद में प्रीमियम कैसा होना चाहिए? तो प्रीमियम आईआरडीए के कंसल्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 149 क्या कहता है? The insurance company shall, upon receiving information of the accident, either from claimant
or through accidental information report or otherwise designate an officer to settle the claim relating to such accident. इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंटीमेशन मिलने पे एक क्लेम ऑफिसर अपॉइंट करेगी क्लेम सेटल करवाने के लिए। जो ऑफिसर है इंश्योरेंस कंपनी का वो क्लेम सेटलमेंट के लिए जो भी कंपनसेशन है वो ऑफर कर सकता है क्लेमेंट को विद इन 30 डेज क्लेम्स ट्राइब्यूनल के सामने कि हमने ये सेटलमेंट का इनको ऑफर कर दिया है। कि भाई आप बिना टाइम खराब किए डायरेक्टली ये पैसा ले लो और केस को क्लोज करो। ये कब होगा? विद इन 30 डेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर क्लेमेंट जो है वो सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो क्लेम ट्राइब्यूनल जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और क्लेम जो है उसको सेटल्ड मान के बंद कर देगा। अब अगर ऐसा होता है तो बीमा कंपनी को पेमेंट कितने दिनों में करना है? जहाँ पे एक सेटलमेंट एक्सेप्ट हो गया है टीपी का, ओडी का ये नहीं है, टीपी का कोई सेटलमेंट एमएससीटी के सामने एक्सेप्ट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को 30 डेज के अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक याद रखना, 30 डेज फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ सच रिकॉर्ड सेटलमेंट। जो एमएससीटी ने रिकॉर्ड किया सेटलमेंट की डेट, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। अब अगर वो क्लेमेंट रिजेक्ट कर देता है तो क्या होगा? रिजेक्ट करने पर डेट ऑफ हियरिंग क्लेम ट्राइब्यूनल दे देगा क्लेम की मेरिट के हिसाब से। सेक्शन 150 क्या कहता है? कोई भी क्लेम जो है वो इंश्योरर पे नहीं कर सकता बिना जजमेंट या अवार्ड के, unless before the commencement of the proceeding in which judgment or award is given to insurer had notice to the court as the case may be the claim tribunal of the bringing of proceeding or in respect of such judgment award so long as its execution is stayed pending an appeal, and an insurer to whom notice of the bringing such proceeding is so given shall be entitled to be made a party thereon to defend the action on any of the following grounds। तो तब तक जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी को अवार्ड नहीं देना है, अनलेस वो उस केस बहुत लंबा हो गया है प्लस वो डिफेंड करना चाह रहा है या अपील उसकी लग नहीं रही है। अपील कौन कौन से केसेस में लगाते हैं ये अपन ने 4 बार पहले पढ़ लिया। फॉर हायर एंड रिवॉर्ड, या तो हायर एंड रिवॉर्ड का केस है या फिर परमिट का केस है, परमिट
नहीं थी, या फिर ऑर्गेनाइज रेसिंग स्पीड टेस्टिंग, इसमें गाड़ी चल रही थी, या फिर जिस एरिया में परमिट चल रही थी, जिस एरिया में चल रही थी वहां का परमिट नहीं है, या जिस काम का परमिट है वो काम नहीं कर रही थी। लास्ट आता है जो विदाउट साइड कार्ड, ये टू व्हीलर के केसेस में। अभी ऐसा क्यों है विदाउट साइड कार्ड वाला? दूसरा कहां पर डिपेंड कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी? अ कंडीशन एक्सक्लूडिंग ड्राइविंग बाय अ नेम्ड पर्सन और बाय एनी पर्सन हु इज नॉट लाइसेंस, मतलब बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी चला रहा था कोई आदमी एक्सीडेंट के टाइम, तो वो डिफेंड कर सकती है। तीसरा कहाँ डिफेंड कर सकती है? अ कंडीशन एक्सक्लूडिंग लायबिलिटी फॉर इंजुरी कॉज्ड और कंट्रीब्यूटेड बाय कंडीशंस ऑफ वार, तो वार की कंडीशन में ये इंश्योरेंस कंपनी अपना डिफेंड कर सकती है, डिफेंस डाल सकती है, अपील भी डाल सकती है कि भाई ये इस वजह से है और कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। उसके बाद में अगला क्या है? दैट द पॉलिसी इज वॉइड ऑन द ग्राउंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये पॉलिसी जो है वॉइड एब इनिशियो है शुरू से, क्योंकि हमको मटेरियल फैक्ट नहीं बताया गया था या मिस रिप्रेजेंट किया गया था। या फिर 64 वीबी की नॉन रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम नहीं मिला है और इन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की है, उसको लेटर भी भेजा है, उस लेटर की कॉपी भी है इनके पास, और उनका कैंसिल चेक भी वापस किया है, उनको लेटर से सूचना भी दी है, फिर उनको कैंसिल्ड पॉलिसी की कॉपी भी भेजी है, तो ये 64 वीबी के अंदर डिफेंड कर सकते हैं। ये तो याद हो गए सबको? नहीं तो इसको यहाँ से लेके नीचे तक अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये इतनी बार आया है तो इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। अपन इसका 6 बार रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ये बहुत ज्यादा बार आया है, यही सेम टू सेम टॉपिक, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आराम से पढ़ लेना। हायर एंड रिवॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, ये लिमिटेशन एज टू यूज है, इस पर डिपेंड कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। डीएल ड्राइविंग, ये अपने ड्राइवर्स क्लॉज है, उसका ब्रीच है तो इंश्योरेंस कंपनी डिफेंड कर सकती है। सिविल वार रायोट, सिविल कमोशन, या पॉलिसी वॉइड एब इनिशियो हो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट से, या 64 वीबी का ब्रीच हो, इन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी डिफेंड कर सकती है केस को। किसके अंदर? टीपी के अंदर। यहाँ पे अभी बात जो हो रही है सिर्फ टीपी की हो रही है। सेक्शन 159 क्या बोलता है? द पुलिस ऑफिसर शैल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर एन एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम in such form and manner within 3 months and containing such particular and submit the same to claim tribunal and such other agency as prescribed। सेक्शन 149 बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएगा और क्लेम सेटल करेगा विद इन 3 मंथ, और वो जो रिपोर्ट है उसको एमएससीटी के अंदर सबमिट कर देगा ताकि क्लेम फटाफट से सेटल हो सके। सेक्शन 161
ये क्या बोलता है? ये बनाता है प्रोविजन या स्कीम, इसके लिए कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट के लिए। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट के लिए क्या नियम है वो ये सेक्शन बताता है। इसमें कंपनसेशन कब कब पे होगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ एनी पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट अ फिक्स सम अमाउंट ऑफ 2 लाख। हिट एंड रन के अंदर, डेथ के अंदर फिक्स सम अमाउंट है 2 लाख रुपए, और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रिस्क्राइब किया तो बाकी जो फिक्स है वो 2 लाख है। ग्रीवियस हर्ट है तो 50,000 है। वन 162 में क्या है? सेक्शन 162 में ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गोल्डन आवर, मतलब जो पहला घंटा एक्सीडेंट में होता है जिसमें विक्टिम की जान बचाई जा सकती है, उस घंटे के लिए स्कीम्स बनाएगी इस एक्ट के अंदर। किस चीज के लिए स्कीम बनाएगी? कि भाई उनका कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए गोल्डन आवर के अंदर, और जो भी फंड्स हैं उन उसके लिए एक पूल बनाएगी। उस पूल का क्या नाम होगा? पूल का नाम होगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जहाँ से गोल्डन आवर में जो बंदे आ रहे हैं, गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पैसा दिया जाएगा। तो ये अपने को नोट करना पड़ेगा कि गोल्डन आवर कौन सा होता है? जो 1 घंटे का होता है जस्ट एक्सीडेंट के बाद में, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का पैसा देने के लिए एक फंड बनाया जाएगा सेक्शन 162 के अंदर। उसको फंड को क्या बोला जाएगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन। एक मिनट में आता हूँ, है ना? ठीक ठीक ही चल रही है। थोड़ा थोड़ा। अरे तुम भी जानते हो कहाँ देते हैं। आज आज ही बोला कि ना आज लेट आऊंगा तो ऐसे लगा अरे यार ऐसा क्या हो गया आज। वो तो कह रही 2 हफ्ते के लिए। तुम्हारी बताओ तुम्हारी कैसे चल रही। मोटर का उसका कर रहे हो क्या? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का क्या कर रहे हो? 9 को उसका है ना प्रिंसिपल का शायद तक तुम्हारा। तो तो- हम्म। चलो उसके बाद क्या आ गया? सेक्शन 164। 164 के अंदर क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल या फिर ऑथराइज इंश्योरर इज लाइबल टू पे इन द केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस इंजरी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल।
तो सेक्शन 164 के हिसाब से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो व्हीकल ओनर या फिर इंश्योरर उस व्हीकल के यूज से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक कंपनसेशन जो कि 5 लाख रुपए डेथ के लिए है और 2 लाख रुपए ग्रीवियस हर्ट के लिए है, लीगल हायर को देने पड़ेंगे। 2.5 लाख रुपीज। ₹2.5 लाख डेथ के लिए, 5 लाख और 2.5 लाख ग्रीवियस चोट के लिए। उसके लिए उसको क्लेमेंट को कोई भी प्ली करने की या एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो मोटर व्हीकल ओनर से या इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली भी क्लेम कर सकता है, पर डायरेक्टली कोई एंटरटेन करता नहीं है प्रैक्टिकली, तो सारे के सारे एमएससीटी के थ्रू ही जाते हैं। अगर उसी टाइम किसी और लॉ के अंदर भी पैसा क्लेमेंट को दिया गया है तो वो अमाउंट जो है इस ये वाला जो ऊपर 5 लाख और 2.5 लाख का अमाउंट है उसमें से कम करके फिर पे किया जाएगा, अगर उसको किसी और हेड में गाड़ी ओनर या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे उसी टाइम पे उसी एक्सीडेंट के लिए दिए हैं तो। इसका मतलब है कि ये जो 5 लाख डेथ की और 2.5 लाख रुपए ग्रीवियस हर्ट की जो लिमिट है ये मैक्सिमम है, अगर बिना किसी कोर्ट कचहरी के करते हैं तो। सेक्शन 166 क्या कहता है? जहाँ पे पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कंपनसेशन 164 के अंदर, तो जो अगर उसने कोई केस लगाया हुआ है तो वो लेफ्ट माना जाएगा। उसके बाद में विद इन 6 मंथ उसी एक्सीडेंट के कारण कोई भी और कंपनसेशन पेबल नहीं होगा। सेक्शन 199 क्या करता है? पोर्शे वाला आ गया ये तो यार। Where an offense under this act has been committed by a juvenile, the guardian of such juvenile or the owner of the motor vehicle shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। अगर कोई नाबालिग आदमी इस एक्सीडेंट में किसी को थर्ड पार्टी को चोट या प्रॉपर्टी डैमेज लगा देता है तो उसका गार्डियन या फिर गाड़ी मालिक को पार्टी बना के उसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाएगी, उसी को गिल्टी माना जाएगा, उसी को गुनहगार माना जाएगा। किसको माना जाएगा? अंडरलाइन करो यहाँ पे, जुवेनाइल के केस में गार्जियन को या गाड़ी ओनर को। उनको एक ही शर्त पे छूट मिल सकती है, वो शर्त क्या है कि वो प्रूव कर दें कि ये जो क्राइम है ये बिना बिना उसकी नॉलेज के हुआ है और उसने सब तरीके से ध्यान रखा था, मतलब उसने चाबी भी सेफ रखी थी, गाड़ी को भी ढंग से पार्क किया था और उसके नॉलेज में उसने अपने बच्चे को गाड़ी दी भी नहीं थी। सब कुछ अगर वो प्रूव कर देगा तो फिर जुवेनाइल के खिलाफ केस प्रोसीड किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, गार्डियन को या ओनर को। चैप्टर 11 है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत है तो कहाँ जाओगे आप? करंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अभी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो क्या है?
मोटर एक्सीडेंट के लिए थर्ड पार्टी के लिए। MACT है लोक न्यायालय है, अदालत, जल्द राहत योजना, कॉन्सिलिएशन क्लेम सेटलमेंट, जैसा कि आपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा था। उसके अलावा क्या है, इंटरनल ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरर, जो कि जो टोल फ्री नंबर होते हैं वहाँ कंप्लेन लिखाते हैं, वो वापस अपने को फोन करते हैं, वो है इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द इंश्योरर। उसके बाद में शिकायत करने के लिए और क्या है, और है अपने पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ IRDA।